This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is why is there a drop in school enrollment. In this article we will discuss about various reasons which are responsible for drop in school enrollments. The second issue is why the location of China's earthquake matters. The third issue is challenges and issues related to left-wing extremism in India. And the fourth issue is related to NBFC. So let's discuss all the issues in detail. Recently, UDISE Plus released its report which saw a drop in school enrollment. In this article, we will discuss why is there a drop in school enrollment. So let's discuss the issue in detail. The total enrollment of students in school across India studying from grade 1 to 12 dropped by over a crore in 2023-24 as compared to 2018-19. पूरे कंट्री के अंदर क्लास 1 टू 12 तक एनरोल्ड स्टूडेंट का जो नंबर है वो अबाउट 1 करोड़ तक डिक्रीज हुआ है 2018-19 के कंपेयर में। 2023 में अबाउट 1 करोड़ स्टूडेंट का एनरोलमेंट में यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years, the Ministry of Education released the Unified District Information System for Education Plus for 2022-23, 2023-24 on December 30, 2024। दिसंबर 30, 2024 को UDISE प्लस ने 2022-23 और 2023-24 के लिए यहाँ पर एक अपना रिपोर्ट रिलीज किया है। व्हाट डू द फिगर्स से UDISE प्लस की रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स क्या है। Since 2012-13, when the Ministry of Education started maintaining UDISE plus data, it was believed that the total number of students studying in India were 26.3 crore। 2012-13 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जब से UDIE प्लस डाटा को मेंटेन करना स्टार्ट किया है तब से बिलीव किया जाता रहा है कि कंट्री के अंदर अबाउट 26.3 करोड़ स्टूडेंट एनरोल्ड है। When the 2021-22 data was released, the number was around 26 crore। 2021-23 में 2021-22 में अबाउट 26 करोड़ स्टूडेंट वेरियस स्कूल्स के अंदर एनरोल्ड थे। When the 2022-23 data reflected enrollment was at 25.18 करोड़। 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग ये नंबर स्लाइटली रिड्यूस हुआ है, अबाउट 25.1 करोड़ तक ये रिड्यूस हुआ है। Now it has further fallen to 24.8 crore in 2023-24, a drop of 6% or 1.22 crore student as compared to earlier year। अर्लियर ईयर के साथ अगर 2023-24 का डाटा अगर ये कंपेयर किया जाता है तो अबाउट 6% या 1.22 करोड़ स्टूडेंट का एनरोलमेंट यहाँ पर फॉलन हुआ है। इट मीन्स अबाउट 24.8 करोड़ स्टूडेंट करंटली वेरियस स्कूल्स के अंदर एनरोल्ड हैं। हाउ डिड सच अ ड्रॉप हैपन, ये जो ड्रॉपिंग हुआ है एनरोलमेंट में ये क्यों हुआ, इसका क्या क्या रीजन्स है। नंबर 1, चेंज इन द मेथोडोलॉजी ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मेथोडोलॉजी यहाँ पर चेंज हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये डाटा रिड्यूस हुआ है। Ministry of Education officials in UDISE Plus report have given a disclaimer that the UDISE Plus report of 2022-23 and 2023-24 are not strictly comparable to previous years' reports because of a change in methodology of data collection। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि UDISE प्लस का जो ये डाटा 2023-24 का आया है इसको प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज करंटली डाटा जो ये कलेक्ट किया गया है इसके लिए मेथोडोलॉजी प्रीवियस ईयर के कंपेयर में चेंज हुआ है। अंडर दिस न्यू मेथोडोलॉजी एक्सरसाइज ऑफ इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन फ्रॉम ईच स्टूडेंट विच इंक्लूड्स देयर आधार नंबर वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022-23। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि करंट में जो ये मेथोडोलॉजी यूज की जा रही है इस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के आधार नंबर के बेस पर ये डाटा कलेक्ट किया गया है, जबकि प्रीवियस ईयर्स में स्टूडेंट के पर्सनल आधार नंबर के थ्रू डाटा कलेक्शन नहीं किया जाता था बल्कि स्कूल्स के द्वारा जो भी डाटा सेंड किया जाता था कि उस स्कूल के अंदर कितने बच्चे इनरोल्ड हैं उसी के बेस पर UDISE प्लस रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता था और वेरियस स्कूल्स अपना जो डाटा शो किया करते थे वो ज़्यादा शो किया करते थे। अर्लियर डाटा वॉज सेंड बाय स्कूल्स, इससे पहले डाटा स्कूल्स के द्वारा सेंड किया जाता था। नंबर 2 रीजन जो डिक्लाइन का है वो है
डिक्लाइन ऑफ स्कूल यानी स्कूल्स का नंबर भी यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। डिक्लाइन ऑफ स्कूल है ड्यू टू मर्जिंग और क्लोजिंग डाउन ऑफ स्कूल्स। कुछ स्कूल्स मर्ज हुए हैं और कुछ स्कूल्स क्लोज किए गए हैं, इस वजह से भी ये डाटा रिड्यूस हुआ है। देयर इज ऑल्सो अ स्टार्क डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्कूल्स कवर्ड अंडर UDISC प्लस। UDISC प्लस के अंदर जो स्कूल स्कूल कवर्ड थे पहले वो अब डिक्रीज हुए हैं। देयर वॉज अ ड्रॉप इन द नंबर ऑफ स्कूल कवर्ड फ्रॉम 15,58,903 2017-18 में इतना स्कूल था। 2023-24 में अबाउट 14,71,891 स्कूल्स यहाँ पर रह जाते हैं। अबाउट 87,012 स्कूल्स का यहाँ पर डिक्लाइन होता है। इट मीन्स 2017-18 में इंडिया के अंदर टोटल स्कूल्स 15,58,903 हुआ करते थे। 2023-24 में ये रिड्यूस होकर 14,71,891 स्कूल तक रह गया। अबाउट 87,012 स्कूल्स का यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। Most of these schools are government run with 76,883 leisure schools recorded in the latest 2023-24 data. स्कूल्स का जो नंबर जो डिक्लाइन हुआ है यहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं जिनका नंबर काफ़ी रिड्यूस हुआ है 2023-24 के डाटा के अकॉर्डिंग। विच स्टेट्स आर द मोस्ट अफेक्टेड? Jammu and Kashmir experienced the most decline in total schools with a decline of 4,509 schools, while in Assam 4,229 schools reduced and in UP 2,961। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जो हुआ है स्कूल्स का वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ है, जहाँ पर 4,509 स्कूल का डिक्लाइन हुआ है। आसाम के अंदर 4,229 स्कूल का डिक्लाइन हुआ है एंड यूपी के अंदर अबाउट 2,967 स्कूल्स रिड्यूस हुए हैं। अदर अफेक्टेड स्टेट्स आर एमपी के अंदर 2,170 स्कूल्स अफेक्टेड हुए हैं, इट मीन्स यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर 1,368 स्कूल्स यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं। फंडिंग फॉर समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंट ईयर्स में कितना फंडिंग किया जा रहा है? इन 2022-23 रुपीज 32,515 करोड़ वॉज इनकर्ड अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम ड्यूरिंग द टाइम व्हेन एनरोलमेंट ड्रॉप्ड। 2022-23 में समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर गवर्नमेंट का जो फंडिंग रहा है वो 32,515 करोड़ का बजट रहा है। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024-25 द एलोकेशन अंडर द स्कीम इज हायर एट रुपीज 37,010 करोड़। करंट फिस्कल ईयर की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट का जो फंडिंग रहा है समग्र शिक्षा स्कीम के लिए वो 37,010 करोड़ रहा है। इट मीन्स प्रीवियस ईयर के कंपेयर में यहाँ पर अबाउट 5 करोड़ का यहाँ पर 500 करोड़ का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। चैलेंजेस फेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन सेक्टर कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है? नंबर 1 इनइक्वालिटी इन एक्सेस, नंबर 2 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नंबर 3 हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, नंबर 4 इनएडिक्वेट फंडिंग, नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, नंबर 6 फोकस ऑन रोड लर्निंग, नंबर 7 ओवरबर्डन करिकुलम, नंबर 8 टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। Inequality in access. There is a significant disparity in access to quality education between rural and urban areas and among different socio-economic groups. रूरल एंड अर्बन एरियाज के बीच में क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस में सिग्निफिकेंट डिस्पेरिटी है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स के पीपल तक जो क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस है उसमें भी सिग्निफिकेंट डिस्पेरिटी शो हुए हैं। Number 2, quality of education. While enrollment rates are high, the quality of education remain a concern due to lack of skilled teachers, outdated teaching methods, and inadequate infrastructure. इंडिया के अंदर एनरोलमेंट रेट हाई है, हाई होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर स्किल्ड टीचर का लैक है, टीचिंग मेथड्स आउटडेटेड हो चुके हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है। नंबर 3, हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स. मैनी स्टूडेंट पर्टिकुलरली एट द सेकेंडरी लेवल ड्रॉप आउट ड्यू टू सम factors such as financial constraints, lack of interest or early marriage. मैंने स्टूडेंट पर्टिकुलरली सेकेंडरी लेवल पर स्टूडेंट्स का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, स्पेशली फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से हो सकता है ऐसा, लैक ऑफ इंटरेस्ट और अर्ली मैरिज की वजह से भी ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। Inadequate funding. Public spending on education in India is often insufficient, leading to limited resource of for school teacher and educational reforms.
इंडिया में एजुकेशन सेक्टर पर पब्लिक स्पेंडिंग इंसफिशिएंट है, जिसकी वजह से स्कूल्स, टीचर्स एंड एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए जो रिसोर्स की नीड है वो लिमिटेड है। नंबर 5, infrastructure deficiency. Many schools, especially in rural areas, lack basic infrastructure facilities such as classroom, toilets, and electricity, limiting the learning environment. रूरल एरियाज में मैंने स्कूल्स के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का लैक है, क्लासरूम्स का लैक है, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी का लैक है, जिसकी वजह से लर्निंग एनवायरनमेंट लिमिटेड हो जाता है। नंबर 6, फोकस ऑन रोड लर्निंग. द एजुकेशन सिस्टम ऑफन एम्फसाइजेज रोड मेमोराइजेशन ओवर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो ऐसा होना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर जहाँ पर स्टूडेंट का थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो सके, बट इंडिया के अंदर यहाँ पर इन सभी का लैक शो हो रहा है. Overburden curriculum. The school curriculum is often too rigid and overburdened with content, leaving little room for extracurricular activities and practical skills. इंडिया के अंदर स्कूल्स का करिकुलम टू रिजिड एंड ओवरबर्डन है, और इतना ज़्यादा कंटेंट ओवरबर्डन है कि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए कोई प्लेस नहीं रह जाता है. नंबर 8, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. While digital learning is gaining momentum, there is still limited access to technology in many rural and remote areas, widening the digital divide. करंट में डिजिटल लर्निंग मोमेंटम गेन कर रहा है, बट मैंने रूरल एरियाज एंड रिमोट एरियाज में टेक्नोलॉजी का लिमिटेड एक्सेस है, जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड यहाँ पर वाइड हो रहा है. व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एजुकेशन. इंडिया में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकन किए गए हैं. नंबर 1, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. नंबर 2, मिड डे मील स्कीम. नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना. नंबर 4, नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन. नंबर 5, स्वच्छ विद्यालय अभियान. नंबर 6, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. नंबर 7, फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 guarantees free and compulsory education for children in the age group of 6 to 14, focusing on no discrimination and quality education. Right to Education Act 2009 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गिवन करने का गारंटी देता है, और ये जो एजुकेशन होगा वो क्वालिटी एजुकेशन होगा और नो डिस्क्रिमिनेशन बेस पर ये गिवन किया जाएगा. Mid day meal scheme provides free meal to students in government school to increase school attendance, reduce dropout rate and improve nutrition. मिड डे मील स्कीम के अंडर गवर्नमेंट स्कूल्स में 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट जिन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गिवन करने का यहाँ पर गारंटी दी है, इन स्टूडेंट के लिए फ्री मील्स यहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है, सो दैट स्कूल्स के अंदर अटेंडेंस को इंक्रीज किया जा सके, ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस किया जा सके एंड न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जा सके. नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना. फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनेबलिंग स्टूडेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज टू गेट स्कॉलरशिप. प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस करता है. इस स्कीम के अंडर लो इनकम फैमिलीज के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है. नंबर 1, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन. सेकेंडरी एजुकेशन के लिए गर्ल्स को यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड कराए जाते हैं. एम्स टू एनकरेज गर्ल्स ऑफ रूरल एरियाज टू कंटिन्यू एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. रूरल एरियाज से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट के लिए अपने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाते हैं. नंबर 5, स्वच्छ विद्यालय अभियान. इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटी इन स्कूल्स, इंश्योरिंग टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड बेटर हाइजीन टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन. स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंडर गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए स्कूल्स के अंदर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की जाती हैं, टॉयलेट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड बेटर हाइजीन को इंश्योर किया जाता है. नंबर 6, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. Promote the integration of technology in education by providing access to digital learning resource and bridging the digital divide in India. इंडिया में डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के साथ इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, सो दैट डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस ऑल स्टूडेंट तक असेस किए जा सके.
Number 7, financial aid and scholarship. The government offers various scholarship and financial assistance program for students of SC, ST and economically weaker section, such as the post-matric and pre-matric scholarship. फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर SC, ST एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस वेरियस स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराई जाती है. फॉर एग्जांपल मैट्रिक एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स. दिस इज previous year question related to this article. Question: the quality of higher education in India require major improvement to make it internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institution would help improve the quality of the technical and higher education in the country? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 2, the right of children to free and compulsory education at 2009 remains inadequate in promoting incentive-based systems for children education without generating awareness about the importance of schooling. Analyze 2022 में क्वेश्चन पूछा. In this article, we will discuss why the location of China's earthquake matters. Recently, चाइना के अंदर एक अर्थक्वेक आया है, बट इस अर्थक्वेक का चाइना की लोकेशन के साथ क्या रिलेशन है? Why do earthquakes occur? अर्थक्वेक्स का रीजन क्या होता है? स्पेशली चाइना, इंडिया, नेपाल रीजन में जो अर्थक्वेक्स आते हैं, इन अर्थक्वेक्स का क्या रीजन है? इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे. On January 7, an earthquake with a magnitude of 7.1 struck Tibetan China and Nepal. जनवरी 7 को तिब्बतन चाइना एंड नेपाल के अंदर 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है. द एपिसेंटर was located 10 किलोमीटर below the spot around 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट. इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर नॉर्थ माउंट एवरेस्ट के आसपास 10 किलोमीटर बिलो इसका एपिसेंटर रहा है. About 95 people had been killed, 130 injured and hundreds of houses flattened on its side of the border. 95 people इसमें killed हो चुके हैं, 130 के आसपास injured हो चुके हैं और about 100 houses यहाँ पर flattened हो चुके हैं. Tremors being felt as far away as Kathmandu, Thimphu and Kolkata. Tremors वेरियस एरियाज में फेल्ट किए गए हैं, सच एज काठमांडू में फेल किए गए हैं, थिम्पू एंड कोलकाता में भी इसके ट्रिमर्स फील किए गए हैं. Where did the quake occur? The point on the surface below which the epicenter was located in Tingri County in Singatsi region of Tibet. इस अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर के जस्ट ऊपर सरफेस रहा है, पॉइंट ऑफ सरफेस जो रहा है वो टिंगरी काउंटी तिब्बत रीजन में रहा है. दिस रीजन लाइज 4 to 5 किलोमीटर अबव सी लेवल on average and is home to some 8 lakh people. The county itself is home to around 7,000 people. जो टिंगरी काउंटी प्लेस है जहाँ पर ये इसका फोकस रहा है अर्थक्वेक का, ये 4 to 5 किलोमीटर है अबव द सी लेवल और 8 लाख पीपल का यहाँ पर होम है इस काउंटी के अंदर. अबाउट 7,000 पीपल का यहाँ पर हाउस है. Tigri County is also a gateway of Mount Everest and the surrounding terrain, which is a popular tourist destination. टिंगरी काउंटी माउंट एवरेस्ट का गेटवे है जो कि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है. डज द क्वेक लोकेशन मैटर? क्या क्वेक का लोकेशन भी मैटर करता है? नंबर 1, लासा टेरेस. अकॉर्डिंग टू preliminary assessment, the quake's main shock may have emerged in the Lhasa Terrace. रिसेंटली जो ये क्वेक आया है, इस क्वेक का जो मेन शॉक रहा है वो ल्हासा टेरेन के अंदर इमर्ज हुआ है. अ टेरेन इज अ स्पेसिफिक फ्रेगमेंट ऑफ क्रस्ट. क्रस्ट का एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट होता है टेरेन. नंबर 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम. चाइना के अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है. द ल्हासा टेरेन इंक्लूड साइट्स इन्वॉल्व्ड इन चाइनाज कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम. ल्हासा टेरेन ये वही इलाका है जहाँ पर इस क्वेक के मेन स्ट्रोक्स इमर्ज हुए हैं और इसी रीजन में चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम कंस्ट्रक्ट किया है
चाइनीज गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट लास्ट मंथ चाइनीज गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। वंस कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विल सेटल द यारलुंग सांगपो रिवर एंड जनरेट अराउंड 300 बिलियन किलोवाट पर ईयर। ये प्रोजेक्ट एक बार अगर कंप्लीट हो जाए तो इसकी वजह से यारलुंग सांगपो रिवर स्ट्रेडल हो सकती है और अबाउट इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना 300 बिलियन किलोवाट पर ईयर एनर्जी जनरेट कर सकता है। द प्रोजेक्ट हैज elicited expressions of concern from India since the river subsequently flow into Arunachal Pradesh and Assam, where it becomes the Brahmaputra. इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंडिया ने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं बिकॉज इस रिवर का जैसे इंडिया में एंटर होता है अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम में, इसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है। इट मीन ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है। एक्सपर्ट हैव सेड द डैम कुड अफेक्ट द रिवर्स पेरेनियल स्टेटस। एक्सपर्ट का कहना है कि इस डैम की वजह से रिवर्स का जो पेरेनियल स्टेटस है वो अफेक्ट हो सकता है। नंबर 3, हिमालयन रीजन प्लैनेट्स थर्ड पोल। Wider Himalayan region is considered to be the planet's third pole for amount of water it holds in its rivers, glaciers and lakes, and the effect their natural cycles have on the millions of people who depend on this water. हिमालयन रीजन को इस अर्थ प्लेनेट का थर्ड पोल के तौर पर कंसिडर किया जाता है बिकॉज हिमालयन रीजन के अंदर रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड वेरियस लेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर कलेक्शन है और यहाँ पर अगर कोई चेंज होता है तो नेचुरल साइकिल जो है वाटर का वो भी पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट होता है। अर्थक्वेक्स फोर्स रिवर्स टू चेंज कोर्स एंड टू डिस्टेबलाइज ग्लेशियर्स एंड लेक्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लडिंग। इस रीजन के अंदर कोई भी अर्थक्वेक आता है तो इसकी वजह से रिवर्स का कोर्स चेंज हो सकता है एंड ग्लेशियर्स एंड लेक्स डिस्टेबलाइज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आसपास के एरियाज में फ्लडिंग का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। Number significant of its location. Cause of quake is also reflected related to the significance of its location. Cause of quake का क्या कॉज रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसके लोकेशन से रिलेटेड है। What caused the quake in हिमालय रीजन? हिमालय रीजन में जो अर्थक्वेक आया है इसका क्या कॉज है या जो भी इस एरिया में क्वेक्स आते हैं वो क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। The tale of how the Himalayan mountains were created is well known. Indian plate collided with the Eurasian plate. Millions of years ago, Indian plate का Eurasian plate के साथ collision हुआ. Around 50 million years ago, the Indian plate collided with the Eurasian plate, causing a rock to fold and rise to create the mountain. About 50 million years ago, Indian plate Eurasian plate के साथ सब collide होता है, जिसके वजह से rock फोल्ड हो जाती है और राइज होती है और यहाँ पर माउंटेन बनता है। द टेंशन बिटवीन द टू प्लेट्स हैज कंटिन्यूड टू बिल्ड एज द इंडियन प्लेट इज स्टिल पुशिंग इन एट अराउंड 60 mm पर ईयर। दोनों प्लेट के बीच में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है और ये कंटिन्यू होता रहता है। इंडियन प्लेट अभी भी कंटिन्यू पुशिंग कर रही है और 60 mm पर ईयर के साथ ही पुशिंग कर रही है। Earthquake and tremors occur when the rock formation in the region shift over so slightly as they adjust to the tension. इस रीजन के अंदर जितने भी अर्थक्वेक एंड ट्रिमर्स फील किए जाते हैं ये तब होता है जब इस रीजन के अंदर रॉक फॉर्मेशंस शिफ्ट होती हैं और स्लाइडली अपने आप को टेंशन के अगेंस्ट एडजस्ट करती हैं। उस टाइम पर इस रीजन के अंदर अर्थक्वेक या फिर ट्रिमर्स फेस होते हैं। Since 1950, geologists have recorded more than 21 earthquakes of magnitude 6 or higher in the Lhasa terrain alone. 1950 से लेकर अब तक अबाउट 6 और हायर मैग्नीट्यूड के अबाउट 21 अर्थक्वेक लासा टेरेन के अंदर फेस किए जा चुके हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दिज अकर्ड नियर मेनलिंग इन 2017 विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 2017 में आया था। मेलिंग 690 किलोमीटर ईस्ट ऑफ टिंगरी काउंटी के ईस्ट में 960 किलोमीटर डिस्टेंस पर मेलिंग सिचुएटेड है। व्हाट आर वेरियस इशूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया? इंडिया में LWE से रिलेटेड वेरियस चैलेंजेड एंड इशूज क्या हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 3, फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस. Why in news? On January 6, 2025, in a Maoist attack, 8 district reserve guard personnel and 1 civilian driver were killed when insurgents detonated a powerful 70 kg IED under their vehicle in छत्तीसगढ़ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट. 6 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ माओइस्ट ने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 8 पर्सनल के ऊपर यहाँ पर अटैक किया है. और ये जितने भी माओइस्ट थे 70 kg IED के साथ पावरफुल थे. द अटैक अकर्ड व्हेन DRG पर्सनल रिटर्निंग फ्रॉम एन एंटी माओइस्ट ऑपरेशन इन दियर स्कॉर्पियो व्हीकल. ये अटैक उस टाइम पर किया गया जिस टाइम पर DRG पर्सनल एक एंटी माओइस्ट ऑपरेशन के बाद अपने स्कॉर्पियन व्हीकल में रिटर्न कर रहे थे. प्रिविलेंस ऑफ माओइज्म इन इंडिया. इंडिया में माओइज्म का प्रिविलेंस कब से है? हिस्ट्री. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और माओइस्ट अटैक हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अबाउट 50 ईयर्स. लगभग 50 ईयर्स से इंडिया में इसके अटैक हो रहे हैं. अर्ली मूवमेंट. द मूवमेंट स्टार्टेड इन द 1960s लीड बाय चारू मजूमदार. लार्ज अटैक्स वर स्टार्टेड आफ्टर ही डाइड इन 1972. 1960s में ये मूवमेंट चारू मजूमदार के द्वारा लीड किए जा रहे थे. 1972 में इसके डेथ के बाद इंडिया के अंदर लार्ज लेवल पर अटैक स्टार्ट शुरू हो गए. रिवाइवल और ऑफ माओइस्ट. डिस्पाइट सेटबैक्स द पीपल्स वॉर ग्रुप फॉर्म्ड इन 1980 कीप द मूवमेंट अलाइव. सेटबैक्स के बावजूद भी पीपल्स वॉर ग्रुप 1980 में फॉर्म्ड होता है और इस मूवमेंट को इस ग्रुप ने अलाइव रखा. The merger of People's War and Maoist Communist Center (MCC) in 2004 led to the formation of CPI Maoist that revived and spread the movement. 2004 में पीपल्स वॉर एंड माओइस्ट यानी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर MCC का यहाँ पर मर्जर होता है और इसके बाद CPIM बनता है जिसने मूवमेंट को रिवाइव किया, स्प्रेड किया. Current status. Maoist extremism affected 90 districts across 11 states in India, known as the Red Corridor. इंडिया के about 11 स्टेट्स के 90 डिस्ट्रिक्ट्स में माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड है. इस एरिया को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है. कैजुअलिटीज. about 15,000 lives have been lost due to Naxal violence in the last 25 years. लास्ट 25 ईयर्स में अबाउट 15,000 पीपल का यहाँ पर सिविलियंस का यहाँ पर डेथ हो चुका है. ग्राफ में हम देख सकते हैं ये रेड कलर से जो भी जोन शो किया गया है ये एक्सट्रीमली अफेक्टेड रीजन है जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड है. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के राइज होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? Number 1, tribal dissatisfaction. Number 2, displacement. Number 3, exploitation of vulnerable individuals. Number 4, socio-economic gaps. Number 5, lack of technical intelligence. Number 6, poor post-control administration. Number 7, confusion in approach. Number 2, tribal dissatisfaction. As Forest Act of 1980 restricted tribes for using forest resources crucial for their livelihood, which leading to their dissatisfaction. Forest Conservation Act 1980 के अंदर ट्राइबल पीपल के लिए क्रूशल रिसोर्सेस को ट्राइबल पीपल के लिए क्रूशल फॉरेस्ट रिसोर्सेस को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है विच लीडिंग टू दियर डिससेटिस्फैक्शन, जिसकी वजह से इनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन लीड हुआ. नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट. माइनिंग, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड अदर इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट हैव डिस्प्लेस्ड ट्राइबल पॉपुलेशन इन LW अफेक्टेड एरियाज. माइनिंग, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एंड गवर्नमेंट के अदर इनिशिएटिव्स की वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को डिस्प्लेस होना पड़ा है. इस वजह से भी इनका राइज हुआ है. नंबर 3, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स. Vulnerable individuals more likely to join the Naxalite movement by offering money, weapons and resources. Vulnerable people को मनी चाहिए और मनी के लिए नक्सलाइट मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं. ज्वाइन करने के बाद इन्हें वेपन्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं.
Social economic gaps, lack of focusing on long term developmental efforts in affected area leads to movement. बिकॉज एल डब्ल्यू ई अफेक्टेड एरियाज में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए फोकस नहीं किया गया, जिसकी वजह से मूवमेंट कंटिन्यू चल रहा है. लैक ऑफ टेक्निकल इंटेलिजेंस, इनफेक्टिव स्ट्रेटेजीज अगेंस्ट नक्सलिज्म रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट फॉर्मेशन एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस. तो गवर्नमेंट के पास इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल इंटेलिजेंट का लैक है, इसकी वजह से नक्सलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रेटेजीज इनफेक्टिव रही हैं. Number 6, poor post-control administration. After police regain control, essential services of life often fail to reach local populations, leaving them vulnerable and unsupported. पुलिस रिगेन कंट्रोल एरियाज में लोकल पॉपुलेशन के लिए असेंशियल सर्विसेज रीच नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, बिकॉज उनकी वल्नरेबिलिटी वहाँ पर शो होती है और उनको किसी टाइप का सपोर्ट नहीं मिलता है. नंबर 7, confusion in approach. There is a lack of consensus on whether Naxalism should be addressed as a security threat or social issues. नक्सलिज्म को लेकर कॉन्सेंसस का लेक है, और कॉन्सेंसस इसलिए बिल्ड नहीं हो पा रहा है बिकॉज कन्फ्यूजन ये है कि नक्सलिज्म को एज अ सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर एड्रेस किया जाना चाहिए या फिर एज ए सोशल इशूज के तौर पर एड्रेस किया जाना चाहिए. स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफन व्यू एक्सट्रीमिज्म एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडिंग टू इनसफिशिएंट लोकल प्रोएक्टिव मेजर्स. नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए लोकल लेवल पर प्रोएक्टिव मेजर्स इसलिए टेकिंग नहीं किए जा रहे हैं बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का व्यू है कि एक्सट्रीमिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना. इशू लिमिटिंग द एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया. इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को एलिमिनेशन और इसको लिमिट करने से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं. नंबर 1, एक्सपेंशन एंड न्यू डेवलपमेंट. एक्सपेंशन एंड न्यू डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर चैलेंज है, जिसकी वजह से इंडिया में LWE को एलिमिनेट नहीं किया जा सका है. Spread to new areas. Naxal groups are extending their influence to regions which were previously unaffected, complicating containment efforts. नक्सल ग्रुप्स अपने इन्फ्लुएंस को उन एरियाज में भी एक्सटेंड कर रहे हैं जो प्रीवियसली अनअफेक्टेड थे, और इसकी वजह से एफर्ट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं. इंक्रीज्ड मिलिटराइजेशन, tactical sophistication and enhanced weaponry pose a significant challenge to security forces. बिकॉज वेपनरी एनहांस हुए हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने बिग चैलेंज क्रिएट हुए हैं. टारगेटेड किलिंग ऑफ इन्फॉर्मर्स को टारगेटेड किलिंग किया जाता है. सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ सस्पेक्टेड इन्फॉर्मर्स सिग्निफिकेंटली डिसरप्ट इंटेलिजेंस गैदरिंग. बिकॉज सस्पेक्टेड इन्फॉर्मर्स को सिस्टमेटिकली एलिमिनेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस गैदरिंग काफ़ी डिसरप्ट हो रहे हैं. अर्बन पेनिट्रेशन, efforts to infiltrate urban centers and mobilize working class movement also enhance problems. बिकॉज अर्बन सेंटर्स का इन्फिल्ट्रेशन नेगलिस्ट एरियाज के अंदर हो रहा है, वर्किंग क्लास का मोबिलाइजेशन वहाँ पर बढ़ा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स एनहांस हुई हैं. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड कम्युनिकेशन एंड प्रोपोगेंडा मेथड्स यूज्ड बाय एक्सट्रीमिज्म हिंडर इंटरसेप्शन एफर्ट्स. बिकॉज कम्युनिकेशन एंड प्रोपोगेंडा मेथड्स काफ़ी एडवांस हुए हैं और एक्सट्रीमिज्म इनका यूज कर रहे हैं. लार्ज स्केल एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज इन नक्सल डोमिनेटेड एरियाज आर फ्रिक्वेंटली एक्सटॉर्टेड फंडिंग इंसर्जेंट एक्टिविटीज. इंसर्जेंट एक्टिविटीज के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज को फंडिंग करना होता है. अगर ये फंडिंग नहीं करेंगे तो इनका फ्रिक्वेंटली एक्सटॉर्शन किया जाता है. प्रोपोगेंडा एंड एंगेजमेंट, यूज ऑफ सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड अर्बन नेटवर्क टू प्रोपोगेट दियर एजेंडा. नक्सलिस्ट अपने एजेंडा को प्रोपोगेट करने के लिए सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, अर्बन नेटवर्क का यूज कर रहे हैं. चैलेंजेज इन गवर्नमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स टेकिंग किए हैं, बट इन मेजर्स के बिफोर कुछ चैलेंजेज हैं. इंटेलिजेंस गैप, वेरियस ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस मेथड्स सच एज पुलिस रिसीवर्स आर इनएडिक्वेट अगेंस्ट
इवॉल्विंग माइस्ट टैक्टिक्स। पुलिस रिसीवर्स, ये वेरियस ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस मेथड्स हैं सच एज पुलिस रिसीवर्स। ये माउस्ट टैक्टिक्स को इवॉल्व करने के लिए इनएडुकेट है। ट्रस्ट डेफिसिट, कल्चरल डिफरेंसेस एंड परसीव्ड डिफरेंसेस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस बोथ इरोड ट्रस्ट विद लोकल पॉपुलेशंस। कुछ कल्चरल डिफरेंसेस एंड सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा परसीव्ड किया गया डिफरेंस, ये दोनों लोकल पॉपुलेशन के साथ ट्रस्ट मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। लार्ज ट्रूप ऑपरेशंस, डिस्पाइट डिप्लॉइंग अ वेरी लार्ज फोर्सेस, रिसेंट अटैक्स रिवील्स ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटीज। लार्ज लेवल पर फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं, इसके बाद भी जो रिसेंट अटैक हुआ है ये ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटीज को रिवील करता है। प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स, फेलोड प्रोडक्ट इन्फॉर्मर्स लेड टू फियर इन पीपल, रिड्यूस्ड कॉपरेशन, लॉस ऑफ क्रिटिकल इंटेलिजेंस। इन्फॉर्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी टाइप का मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से पीपल के अंदर फियर बना हुआ है। इस वजह से पीपल का कॉपरेशन रिड्यूस हुआ है एंड क्रिटिकल इंटेलिजेंस भी लॉस हुआ है। ओवर एम्फोसिस ऑन सिक्योरिटी मेजर्स, more focus on militarized responses, neglect the political and socio-economic cause fueling extremism. बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से मिलिटराइजेशन रिस्पॉन्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कॉज जो एक्सट्रीमिज्म कर रहे हैं उसको यहाँ पर नेगलेक्ट किया जा रहा है। पॉलिटिकल सपोर्ट, सपोर्ट फ्रॉम लोकल पॉलिटिशियंस अंडरमाइन एंटी-LW एफर्ट्स एंड फोस्टर इंसर्जेंसी। कुछ लोकल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट भी LWE को मिलता है, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी फोस्टर होती हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू फाइट LWE के साथ फाइट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं। नंबर 1, ऑपरेशन ग्रीन हंट, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज। ऑपरेशन ग्रीन हंट के अकॉर्डिंग नक्सल अफेक्टेड एरियाज में लार्ज स्केल सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। रिड्यूस इंसर्जेंसी इन सम रीजन्स, इसकी वजह से सम रीजन्स के अंदर इंसर्जेंसी रिड्यूस हुए हैं। नंबर 2, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, रैपिडली डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट लैक इन हेल्थ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेल्थ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक रहा है उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर उनके डेवलपमेंट को फोकस किया गया है। इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स HDI इंडिकेटर्स इम्प्रूव्ड बट चैलेंजेस इन सस्टेनिंग डेवलपमेंट रिमेन। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की वजह से वेरियस डिस्ट्रिक्ट का HDI इंडिकेटर इम्प्रूव हुआ है, बट डेवलपमेंट अभी भी चैलेंज बना हुआ है इन एरियाज के अंदर। नंबर 3, रोशनी इनिशिएटिव्स, train rural youth from 27 LW affected districts under a skill development program। रोशनी इनिशिएटिव्स के अंडर 27 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में रूरल यूथ को स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेन किया जा रहा है। दिस इनिशिएटिव एम्पावर्ड यूथ थ्रू जॉब प्लेसमेंट रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी टू नक्सल रिक्रूटमेंट। इस इनिशिएटिव की वजह से यूथ को एम्पावर किया गया, जॉब प्लेसमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से नक्सल रिक्रूटमेंट इन यूथ का कम हुआ है। नंबर 4, समाधान डॉक्ट्राइन, comprehensive strategy focusing on technology, intelligence, leadership and cutting financing। समाधान डॉक्ट्राइन एक टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, लीडरशिप एंड कटिंग फाइनेंसिंग को फोकस करते हुए एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है। एनहांस्ड कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज एंड टारगेटेड ऑपरेशंस, वेरियस एजेंसीज एंड टारगेटेड ऑपरेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन को एनहांस करने के लिए समाधान डॉक्ट्राइन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर 5, मोबाइल कनेक्टिविटी, इंस्टॉल्ड अबाउट 2343 मोबाइल टावर्स इन द फर्स्ट फेज एंड 2542 टावर्स प्लान्ड फॉर द सेकंड फेज। नक्सल अफेक्टेड एरियाज के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी को इंश्योर किया गया है। इसके लिए 2343 मोबाइल टावर्स का फर्स्ट फेज में इंस्टॉलेशन किया गया। सेकंड फेज में 2542 टावर्स प्लानिंग किए गए। दिस इनिशिएटिव स्ट्रेंथेंड कम्युनिकेशन इन रिमोट एरियाज, रिड्यूसिंग आइसोलेशन ऑफ कम्युनिटीज एंड इंप्रूविंग गवर्नेंस। रिमोट एरियाज में मोबाइल कनेक्टिविटी के थ्रू
कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथ किया जा सकता है, और कम्युनिटीज जो कि आइसोलेटेड कम्युनिटीज थी उन्हें उनका आइसोलेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। नंबर 6, रोड कनेक्टिविटी सैंक्शन 17,462 किलोमीटर रोड्स। रोड कनेक्टिविटी के थ्रू नक्सलिस्ट एरियाज के अंदर अबाउट 17,462 किलोमीटर रोड सैंक्शन किए गए हैं। इसकी वजह से रिमोट एरियाज तक एक्सेस इम्प्रूव होगा, सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट किया जा सकता है। नंबर 7, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल अबाउट 245 स्कूल सैंक्शन इन 90 LW अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन विच 121 ऑपरेशनल। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर अबाउट 245 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें से 121 स्कूल्स ऑपरेशनल हैं। दिस इनिशिएटिव प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन विच फोस्टर बेटर अपॉर्चुनिटीज। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग क्वालिटी एजुकेशन एसटी स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया जा सकता है, और ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन पर्पज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर किया जा सकता है, जिससे बेटर अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स या यूथ को यहाँ पर प्रोवाइड हो सकती हैं। नंबर 8, फाइनेंशियल इंक्लूजन opened about 4,903 post offices, 1,258 banks branches, 1,348 ATMs in West Hill district. वेस्ट नक्सलिस्ट हिड डिस्ट्रिक्ट के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 4,903 पोस्ट ऑफिस, 1,258 बैंक ब्रांच एंड 1,348 ATMs यहाँ पर ओपन किए गए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज फाइनेंशियल एक्सेस फॉर मार्जिनाइज कम्युनिटीज को यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सेस इंक्रीज हो सकता है। इकोनॉमिक इंक्लूजन यहाँ पर प्रमोट हो सकता है, एक्सटॉर्शन रिलायंस रिड्यूस हो सकते हैं। A clear and present danger. The chart illustrates the death of security personnel resulting from individual incident since 2000 in छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2000 से लेकर अब तक कितने सिक्योरिटी पर्सनल का डेथ एक्सट्रीमिज्म की वजह से हुआ, इससे रिलेटेड डाटा है। देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2010 में अबाउट 74 CRPF पर्सनल का यहाँ पर दंतेवाड़ा में अटैक की वजह से डेथ हुआ था, और 1 जनवरी 2025 में ये जो मंडे को अटैक हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है। जनवरी 1 2000, जनवरी 1 2005, 2010, 2015, 2020 एंड 2025, ये पूरा यहाँ पर ग्राफ शो किया गया है। चार्ट 2, the chart depicts fatality among civilians, security forces and insurgents over the years across all states. Incidents involving Maoist. Various states में माओइस्ट के अटैक की वजह से कितने सिक्योरिटी फोर्सेज एंड सिविलियंस का यहाँ पर फर्टिलिटीज हुआ, उससे रिलेटेड डाटा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर 2000, 2025, 2025, 2025 यानी 25 ईयर्स में कितने सिविलियंस की अगर बात की जाए, डेथ ऑफ सिविलियंस ब्लू कलर में शो किया गया है, डेथ ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे कलर में शो किया गया है, एंड डेथ ऑफ इंसर्जेंट यहाँ पर लाइट रेड में शो किया गया है। टेबल 3, डिस्ट्रिक्ट वाइज शेयर परसेंटेज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड डेथ इन छत्तीसगढ़ ओवर 5 ईयर्स पीरियड। 5 ईयर्स पीरियड में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का डिस्ट्रिक्ट वाइज डेथ यहाँ पर दिया हुआ है 2004 और 2000 से लेकर 2004, 2005 से 2010 बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर एंड अदर्स में कितना डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड डेथ का। हाउ इज NBFC डिफरेंट फ्रॉम अ बैंक? In this article we will discuss about various difference between NBFC and bank. NBFC means non-banking financial companies. By news, India Rating and Research, which rating for non-bank finance companies for financial year 26, has projected that the loan growth of NBFCs would further decline in financial year 26 to 18.5%. इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो कि NBFCs के लिए रेटिंग रिलीज करता है, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इसने प्रोजेक्ट किया है कि NBFCs का लोन ग्रोथ डिक्लाइन होगा
और इसने प्रोजेक्ट किया है कि 18.5% तक ये ग्रोथ डिक्लाइन हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एस्टिमेटेड डाउन 20%। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इसने एस्टिमेट किया है कि 20% तक ये डाउन हो सकता है। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 26 आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें 18.5% तक का यहाँ पर डिक्लाइन हो सकता है। अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC is a company which registered under Companies Act 1956, do the business of loans and advances, the acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by the government or local authority or other marketable securities। NBFC एक कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, लोन रिलेटेड बिजनेस करती है, शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज का एक्विजिशन करती है जो कि गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या मार्केट सिक्योरिटीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। A non-banking institution which is a company and whose principal business is to receiving deposits under any scheme in a one lump sum or in installment by way of contributions is also a NBFC। कोई भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि एक कंपनी और जिसका प्रिंसिपल बिजनेस किसी स्पेसिफिक स्कीम के अंडर डिपॉजिट रिसीव करना है और रेसिडोरी नॉन बैंकिंग कंपनीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। लिमिटेशंस ऑफ NBFC, NBFC की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नॉट अलाउड टू टेक ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, NBFC पब्लिक से ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट इनके लिए अलाउड नहीं है। इट मीन्स पब्लिक से ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं कर सकते। कैन ओनली एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट्स, ये केवल टाइम डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डू नॉट प्रोवाइड सेविंग्स और करंट अकाउंट फैसिलिटीज, सेविंग्स और करंट अकाउंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इन्हें अलाउड नहीं है। कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड लेस देन 12 मंथ्स एंड मोर देन 19 मंथ्स 60 मंथ्स। लेस देन 12 मंथ्स और मोर देन 60 मंथ्स का डिपॉजिट्स ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 12 मंथ्स मीन्स 1 ईयर से लेस एंड 5 ईयर से मोर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना इन्हें अलाउड नहीं है। वो भी टाइम डिपॉजिट्स ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स 1 ईयर टू 5 ईयर के बीच का टाइम डिपॉजिट्स NBFC एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैनॉट ऑफर इंटरेस्ट रेट हायर देन द सीलिंग रेट डिसाइडेड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम, RBI के द्वारा टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट डिसाइड किए जाते हैं। डिसाइड किए गए इंटरेस्ट रेट से हायर इंटरेस्ट रेट ये ऑफर नहीं कर सकते। द प्रेजेंट सीलिंग इज 12.5% पर एनम, प्रेजेंट RBI का जो इंटरेस्ट रेट सीलिंग है वो 12.5% पर एनम है। NBFC do not form part of the payment and settlement system and cannot issue check drawn on itself। NBFC पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट फॉर्म नहीं कर सकते और चेक इशू करना इनके लिए अलाउड नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC। NBFC के डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जबकि बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अनलाइक बैंक्स, NBFCs are not subject to stringent and substantial regulations। बैंक से डिफरेंट NBFCs stringent substantial regulations का सब्जेक्ट नहीं है। इट मीन्स इन्हें stringent and substantial regulations फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं होती, जबकि बैंक्स को सारे रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। NBFC lend and make investment, some activity of NBFC akin to of banks, however there are a few differences as given below। NBFC इन्वेस्टमेंट लैंड कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी NBFC की बैंक के ही सिमिलर है, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंस हमने इससे पहले पेजेस पर यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। रेगुलेशन ऑफ NBFC रेगुलेशन कैसे किया जाता है। द फंक्शंस ऑफ NBFC आर मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड RBI। NBFC के जो फंक्शंस होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड RBI के द्वारा मैनेज किए जाते हैं।
RBI has the authority to issue license to NBFCs, regulate their operations, and ensure that they obey the established norm and regulations. NBFCs को लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटी RBI के पास है। इसके ऑपरेशंस को रेगुलेट RBI करता है और RBI ये इंश्योर करता है कि NBFCs इस्टेब्लिश किए गए ऑल नॉर्म्स एंड रेगुलेशन को ओबे करें। सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFCs who have assets rupees 5 crore or more as per the last audited balance sheet are considered systematically important NBFCs. कुछ NBFCs जिनका एसेट्स 500 करोड़ या इससे ज़्यादा है लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, इस तरह के NBFCs को सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFCs में काउंट किया जाता है बिकॉज दे हैव अ बेयरिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी। सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFC इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ NBFC के वेरियस एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सच एज इन्वेस्टमेंट बैंक, मॉर्गेज लेंडर्स, मनी मार्केट फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, P2P लेंडर्स,